आज एक जुनूनी के हाथों कत्ल होने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी है। इन 73 वर्षों में गांधी जी को इसलिए याद रखा गया कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था, वरना हम उन्हें भूल जाना पसंद करते, क्योंकि उन्हें याद रखना सच्चाई की आजमाइश, अदम तशद्दुद की आजमाइश है। गांधी जी को याद रखने का मतलब है सच बोलना और हर काम में सच को ही तरजीह देना। गांधी जी को भूल जाने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचना है। गांधी जी को भूलने से सच का दामन छूट गया, वादा खिलाफी आम हो गई, सियासत खिदमत के दायरे से निकलकर इख्तिदार हासिल करने और उस पर काबिज रहने का जरिया बनकर रह गई। कातिल को बचाने और बेगुनाह को फंसाने की रिवायत सी चल पड़ी। गांधी जी कहते थे, सच्चाई ही धर्म की सच्ची तारीफ है, मगर हम सच्चाई में आजमाइश और धर्म की सियासत में मुनाफा देखने लगे। सर्वधर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बापू की समाधि मकाम राजघाट पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में कहा, बापू को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रहा हूं। उनके अजीम नजरियात को मजीद मकबूल बनाने की हमारी इज्तिमाई कोशिश है। आज यौम शोहदा पर उन तमाम अजीम लोगों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने बहादुरी से मुल्क की हिफाजत की। उनकी खिदमत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी राजघाट गए और बापू को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सच्चाई है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। कांग्रेस लीडर खरगे, बीजेपी लीडर ओम बिरला ने खराज अकीदत पेश किया। वहीं योगी आदित्यनाथ और लखनऊ में गांधी जी के मुजस्समे पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश की। साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी आज मुल्क उन्हें पेश कर रहा है खराज अकीदत। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी कातिल की गोली का निशाना बने थे। महात्मा गांधी का नारा है राम था, जय श्री राम नहीं। बाबा कौम महात्मा गांधी गौरक्षा के हामी जरूर थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़े गाय के नाम पर इंसानों के कत्ल किए जाने के सख्त मुखालिफ थे। आज गांधी जी हमारे दरमियान हैं भी और नहीं भी, क्योंकि उनकी याद रस्म बना दी गई है। गांधी जी को तो फिर भी याद कर लिया जाता है, मगर उनकी तालीमात को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी और नेताजी को याद किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी का डिजिटल मुजस्समा लगाया गया है। पीएम ने कहा कि नई नस्ल मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वज़ीर आज़म ने कोरोना टीकाकारी के ताल्लुक से कहा कि अब तक 1 करोड़ लोग प्रिवेंटिव डोज लगवा चुके हैं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की।
एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और तीसरी वेव थी तो सावधानी और सतर्कता के लिए ही चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैली और सभाओं को रोका है। 500-700 तक लोग सभाओं में आ सकते हैं और इसीलिए कम संख्या ही सही, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है ये 500 की संख्या 50,000 पर भारी पड़ने वाली है। भाइयों बहनों, 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्य को आपने देखा है। बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे और बिना किसी के सामने रुके सरकार अनवरत एक ओर राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य करती दिखाई दी, दूसरी तरफ विकास और सुशासन के मुद्दे पर भी प्रभावी ढंग से सरकार ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद की जब बात होती है, खुर्जा की जब बात आती है, तो खुर्जा का क्रॉकरी का कार्य देश और दुनिया के अंदर कौन इसको भूल सकता है। यहां के इस उद्योग को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारी सरकार ने लिया, बैंकों से लोन दिलाया, सब्सिडी दी, तकनीक दिया और आज यह उद्योग एक बार फिर से खड़ा होकर के हजारों नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है और प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहा है, तो बुलंदशहर को उसकी पहचान भी दे रहा है। भाइयों बहनों, जब हम लोग बुलंदशहर की बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को कौन विस्मृत कर सकता है। प्रदेश की सेवा उन्होंने की, अमूल्य सेवा की और प्रदेश और देश के अमूल्य सेवा के साथ जब बुलंदशहर में हमारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात की मांग की, वह मांग थी कि यहां पर भी चिकित्सा सेवा का एक अच्छा विशेषज्ञ स्वास्थ्य संस्थान खुलना चाहिए, तो हमने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और खुर्जा में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनकाउंटर के मुतालिक तफसीलात फराहम की गई। जीओसी विक्टर फोर्स प्रशांत श्रीवास्तव और आईजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बडगाम में एक मकामी मिलिटेंट जबकि पुलवामा में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि जाहिद वानी 2017 से ही सरगर्म था, कई आईईडी हमलों का मास्टरमाइंड भी था। विजय कुमार ने इस कामयाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को मुबारकबाद पेश की। जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे थे एसेंशियली कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है
हथियार आने के बावजूद आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, बाय रोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, बहुत सारी तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 FT मारा गया, कहीं 1 मारा गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में FT हाई रीच से नीचे आता है और गाँव में आता है, फिर गाँव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, FT मारा जा रहा है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार FT और लोकल बराबर हो गया है। नंबर FT का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है। हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हाइब्रिड टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ चलता है, लेकिन हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्टेड नहीं है। ये इनकाउंटर मारा जाता है, जब उसको हम लोग देखते हैं, उसके डिजिटल वेब में जाके, साइट में जाके, मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं कि कितना इन्वॉल्व था ये। जैसे ये जो इनायत था, इनायत को मौका दिया गया था, उनके घर वाले बोला बाहर से नॉन स्पीकर निकलो, नहीं निकला और अंदर से फाइट करते रहा पूरा। और ये जाहिर से खतरनाक पाकिस्तानी ड्रेस के साथ घूमता था, तो अपने उसके घर में मारा गया। भी इस पर हम लोग यूपी केस लगाएंगे, बाकी घर वाले को भी हम लोग इस केस में बुक करेंगे। जनवरी फरवरी मंथ में टेररिस्ट का ये प्रोपेगेंडा चलाता है रिक्रूटमेंट को बढ़ाने के लिए। ये ऐसे हथियार को दिखाया कि जो यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हथियार आएगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्स इतना काबिल है कि इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। इससे कोई घबराने की बात नहीं। हथियार से कुछ नहीं होता है, मेन होता है इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन है, आप 3 से मिलिटेंट को मार सकते हैं, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. There is also an increasing trend that the PTs have been targeting our brothers and sisters, the civilian brothers and sisters. And in that, some of the security forces in the past couple of months, we have got certain casualties. And all of them have been as part of making sure that our citizens are safe and secure. Neutralization will go a long way in bringing about a lot of relief to the population of Pulwama. कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। पेगासस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वकील ML शर्मा ने हिंद और इसराइल के बीच पेगासस सॉफ्टवेयर सौदे की जांच कराने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है। उन्होंने अर्जी में इस सौदे में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। वकील ML शर्मा ने अर्जी में इस खबर का इंकशाफ करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया है। वाज़ेह रहे कि न्यूयॉर्क टाइम्स रोजनामे में शाया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में इसराइल से दिफाई सौदे के तहत खरीदा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस $2 अरब के दिफाई सौदे का हिस्सा था। मुल्क में कोरोना का कहर जारी है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक 2,34,281 नए मामले देखे गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 893 अफराद की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 3,50,000 से ज्यादा लोगों की शिफायाब होने की खबर है। मुल्क भर में 18,84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 165 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब अपनी साख को बनाने और मजबूत करने के लिए अपने सीनियर लीडरों को जिम्मेदारियां सौंप रही है और इसी जिम्मे में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा रुकन नीरज गांधी को पार्टी की तरफ से उड़ीसा के लिए रियासती रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, हमारे साथी राजीव तिवारी ने उनसे इस सिलसिले में खास बातचीत की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नीरज गांधी जी मौजूद हैं। सर, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के
आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति बनाया आप लोग, कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है ये। कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव जो रहेगा, इसमें मुझे उड़ीसा का प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी ने दी है। मैं समझता हूं कि ये 3 फेज़ में इस चुनाव को हम लोगों ने डिवाइड किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें पहला जो फेज़ रहेगा वो कांग्रेस की सदस्यता अभियान का फेज़ रहेगा, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता जो है निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य हर राज्य का रहेगा। हिंदुस्तान में अनगिनत जो है सदस्य कांग्रेस के बनाए जाएंगे, उन्हें आईडी कार्ड भी वितरित किया जाएगा। और सदस्य इस बार जो है दोनों ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, डिजिटल भी है और फॉर्म के माध्यम से जो है दोनों ही तरीके से ये सदस्य बनाए जाएंगे। ये सदस्यता अभियान का जो पहला फेज़ है ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। 2022 तक सदस्यता अभियान को पूर्ण करने के पश्चात जो दूसरा फेज़ होगा उसमें प्राइमरी यूनिट्स जो है कांग्रेस की, बूथ की यूनिट्स का जो है चुनाव कराया जाएगा। उस चुनाव के पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो पीसीसी मेंबर्स कहलाते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव होगा और उसके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। ये दूसरा फेज़ रहेगा। इसी दूसरे फेज़ के अंतिम चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी फेज़ की प्रक्रिया की जब शुरुआत होगी उस समय बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो नीरज डांगी साहब का कहना है कि इस बार जो है सदस्यता अभियान जोरों पे है और इस बार नए तरीके से डिजिटल माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। उनको पार्टी की तरफ से कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बहुत कुछ नया किया जा रहा है और इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। पूरे शुमाली हिंद में सर्दी का सितम जारी है, लोगों की आम जिंदगी मुतासिर है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के अररिया में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतों में खासा हो गया है। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ के मौसम का जायजा कुछ यूं लिया। अभी हम अररिया शहर के ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर खड़े हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो पूरा घना कोहरे से पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ नज़र आ रहा है और जो माँ खड़गेश्वरी काली मंदिर का जो गुंबज है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ। सुबह से ठंडी हवा चल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये बताइए कितना ठंड का मौसम है और क्या परेशानी हो रही है आम लोगों को? आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा कुहासा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। सुबह 5 बजे के बाद से पूरा कंप्लीट हो रहा है। आम पब्लिक जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है कोहरा लेकर के, और जहाँ तक व्यवस्था होना चाहिए अलाव का वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी अभी भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जबकि कोहरा ठंडा समाप्त होने के पे है लेकिन फिर भी अलाव का कोई व्यवस्था नहीं है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के अभी हम ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर मौजूद है, लेकिन जो जिला प्रशासन की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो ठंड की समाप्ति के बावजूद भी नजर नहीं आ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। दिल्ली की जमुना नदी में जहरीले झाग की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हुकूमत के लाख दावों के बावजूद जहरीले झाग से नदी ताफुन का शिकार है। जमुना नदी के बीचों बीच में रवा रहती है, लेकिन इसके बावजूद इसकी सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया जाता। माहिरीन के मुताबिक दिल्ली और मुल्हिका इलाकों में कंपनियों की नालियों से निकलने वाली जहरीली अशिया इस नदी को मज़ीद जहरीला बना रही हैं। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, मरकजी हज कमेटी के सीईओ याकूब शेख का बयान सामने आया है। उनके बयान के मुताबिक हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में 15 दिन का इजाफा किया गया है, यानी अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक अपना दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। आपको बताएं कि पहले 31 जनवरी हज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसमें इजाफा किया गया है। तो बेहद अहम खबर, सीईओ मरकजी हज कमेटी के याकूब शेख का बयान सामने आया है, जिसमें हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में 15 दिन का इजाफा किया गया है।
यानी अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक अपना हज का दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। पहले 31 जनवरी हज का दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसमें इजाफा किया गया है। तो बेहद अहम खबर हज के ताल्लुक से सीईओ मरकजी हज कमेटी याकूब शेख का बयान, हज दरख्वास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में 15 दिन का इजाफा किया गया है। अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक अपना हज का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।